नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी वाला चैनल पर स्वागत है। हम लोग यूथ पब्लिकेशन का बीएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो एक है कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग, विज्ञान वर्ग और कृषि वर्ग। इसमें से हम लोग 100 क्वेश्चन जो दिया रहता है, सब में सेम रहता है, उसी को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? ये हो जाएगा पैसिफिक। प्रशांत पैसिफिक महासागर विश्व का सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर है। यह महासागर अमेरिका तथा एशिया को पृथक करता है। इसका क्षेत्रफल 6,36,34,000 वर्ग मील है, जो कि अटलांटिक महासागर के दोगुने से भी अधिक है। इसका उत्तरी किनारा बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा आर्कटिक सागर से जुड़ा है। प्रशांत महासागर का वह भाग जो कर्क तथा मकर रेखा के बीच स्थित है, मध्य प्रशांत महासागर कहा जाता है। कर्क रेखा के उत्तरी क्षेत्र को उत्तरी प्रशांत महासागर तथा मकर रेखा के दक्षिणी क्षेत्र को दक्षिणी प्रशांत महासागर कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो ये हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के युग में शुरू की गई योजना आयोग का प्रतिस्थापन है। नेहरू काल में शुरू की गई इस योजना आयोग ने भारत के पंचवर्षीय विकास की योजना को कई सालों तक लागू किया। भारत में लगभग 30 साल के बाद योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 रख दिया गया। साथ ही इसकी कार्यप्रणाली में बड़े स्तर का बदलाव किया गया। इस नई संस्था को थिंक टैंक के रूप में वर्णित किया जाता है। इस आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। नोट देख लेते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार महर्षि तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अमिताभ कांत हैं। बर्लिन इस देश की राजधानी है। किस देश की राजधानी है? तो ये आपकी जर्मनी हो जाएगा। एक तरफ का देश दिया है और राजधानी है, इसे भी देख लेते हैं। जर्मनी का बर्लिन हो जाएगा, हंगरी का बुडापेस्ट, जॉर्जिया का त्बिलिसी, ग्रीस का एथेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो किसे दिया गया है? ओडिशा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। भारतीय भाषाओं की प्राचीन साहित्य परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु तथा कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में तथा ओडिशा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका म्यांमार। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। 2007 के 14वें सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। अतः स्पष्ट है कि म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। FDI का विस्तारित रूप बताइए। तो FDI का विस्तारित रूप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इसमें है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सामान्य भाषा में एक देश की कंपनी द्वारा दूसरे देश में
किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI कहलाता है। यह दो तरह का होता है, पहला इनवार्ड और दूसरा आउटवार्ड। इनवार्ड में विदेशी निवेशक भारत में कंपनी शुरू कर यहाँ के बाजार में प्रवेश कर सकता है। FDI से घरेलू अर्थव्यवस्था में नई पूंजी, नई प्रौद्योगिकी आती है और रोजगार के मौके बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू रहित दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 31 मई को मनाया जाता है। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सदस्य देशों द्वारा वर्ष 1987 से प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 2019 के तंबाकू दिवस का थीम तंबाकू और फेफड़ों का स्वास्थ्य था। वर्ष 2020 का थीम युवा पीढ़ियों की सुरक्षा है, जो उद्योग के हेरफेर से युवाओं की रक्षा करना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के उपयोग से रोकने पर केंद्रित है। मैत्री एक्सप्रेस भारत ने इस जगह के लिए शुरू की थी, ये ढाका हो जाएगा। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। यह 14 अप्रैल 2008 से प्रारंभ हुई। इसकी क्षमता 418 यात्रियों की है। यह भारत के कोलकाता से बांग्लादेश के ढाका तक की ट्रेन सेवा है। 43 साल के बाद दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन सेवा शुरू की गई। अगला है, विद्यमान फाइल नए नाम से या नई जगह पर सेव करने के लिए क्या होता है? किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा सेव एज का प्रयोग किया जाता है। विद्यमान फाइल को उसी नाम से उसी जगह सेव करने हेतु सेव कमांड का प्रयोग किया जाता है, परंतु विद्यमान फाइल को नए नाम से या नई जगह सेव करने हेतु सेव एज कमांड का प्रयोग की जाती है। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए LED यह वर्तमान तकनीकी है। LED का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। LED का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड है। प्रकाश उत्सर्जन डायोड एक अर्धचालक डायोड होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। LED कई प्रकार की होती हैं। इनमें मिनिएचर फ्लैशिंग, हाई पावर, अल्फा न्यूमेरिक, बहुवर्णीय और OLED प्रमुख है। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक कौन हैं? तो ये मुकेश अंबानी हैं। कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुकेश अंबानी, रिलायंस ग्रुप अनिल अंबानी। अगला प्रश्न है, मुंबई और ठाणे के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी? ये आपका 1853। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य 14 डिब्बों की रेलगाड़ी 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाई गई। रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए किया। भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का दूसरा बड़ा रेल नेटवर्क है। यह विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जिसमें 16 लाख से अधिक कर्मचारी हैं। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, जो पहली गेज की एक पुरानी रेल व्यवस्था है, उसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। यह वाक्य किसने लिखा था? ये जॉन कीट्स ने लिखा है। जॉन कीट्स अंग्रेजी रोमांटिक कवि थे, जिनका जन्म लंदन में 31 अक्टूबर 1795 को हुआ था। उनके प्रमुख कथन हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर तथा ब्यूटी इज ए ट्रूथ ब्यूटी। साधारण स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के लिए प्रतिदिन किसकी ज़रूरत होती है? तो 1000 से 1800 कैलोरी ऊर्जा। आपको प्रत्येक दिन कितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए? यह आपके वजन, उम्र, कार्य
लिंग पर निर्भर करता है। जिंदा रहने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जो हम कैलोरी के रूप में खाने पीने की चीज़ों से प्राप्त करते हैं। VMR कैलोरी की मात्रा जो हम बेसिक शारीरिक क्रियाकलाप जैसे सांस लेने, पाचन इत्यादि के लिए होती है। प्रत्येक व्यक्ति का VMR अलग होता है। औसतन महिलाओं का 1300 से 1500 कैलोरी प्रतिदिन तथा पुरुषों का 1600 से 1800 कैलोरी की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। अगला प्रश्न है, भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन का इलाका करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका केरल हो जाएगा। व्याख्या, केरल में नारियल, प्राकृतिक रबड़, काजू, कर्नाटक में कहवा, रेशम, आंध्र प्रदेश में तंबाकू, हल्दी, पश्चिम बंगाल में चावल, स्वच्छ जलीय मछली, जूट। अगला प्रश्न है, दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहेब को मराठों का शासन मानने से निम्न में से किसने इनकार किया था? तो डलहौजी ने इनकार किया। नाना साहब सन 1824 में माधव नारायण राव के घर जन्म लिए, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के सगोत्र भाई थे। पेशवा ने नाना राव को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया। 1851 में पेशवा का स्वर्गवास हो गया। कंपनी के शासक ने बिठूर के कमिश्नर को आदेश दिया कि नाना राव को यह सूचना दें कि शासन ने उन्हें केवल पेशवाई धन संपत्ति का ही उत्तरदायित्व माना है, पेशवा उपाधि का नहीं। परंतु नाना ने सारी संपत्ति शस्त्रागार का अधिकार करके पेशवा की उपाधि धारण किया। अगला प्रश्न है, और पेशवाई पेंशन चालू करने की ब्रिटिश सरकार से मांग की, परंतु लॉर्ड डलहौजी ने उन्हें शासक मानने से इनकार कर दिया। नाना साहब को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का शिल्पकार भी माना जाता है। चौरी चौरा घटना किस दिन घटी? तो ये आपका 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले का एक गांव है। इस गांव में 5 फरवरी 1922 को स्थानीय पुलिस और सहयोग आंदोलनकारियों के बीच अप्रत्याशित संघर्ष हुआ। क्रोध से भरी भीड़ ने चौरी चौरा थाने में आग लगाकर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया। प्रथम वित्त आयोग गठित किया गया था। तो ये आपका 1951 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं। भारत में पहला वित्त आयोग केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1991 ईस्वी में गठित किया गया था। इसकी अवधि 1952 से 1957 ईस्वी तक थी। अगला प्रश्न है, दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्नलिखित में से किसने भारत का दौरा किया? तो ये हो जाएगा फाहियान। फाहियान एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फाहियान की यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों तथा बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में भारत का दौरा किया था। वह 399 से 412 ईस्वी तक भारत में रहा। वह 3 वर्ष पाटलिपुत्र में रहा तथा पाटलिपुत्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ नगर बताया। पाटलिपुत्र में रहते हुए संस्कृत का अध्ययन किया। अगला प्रश्न, किस पद के संक्षिप्त रूप से वाहन का नाम जीप रखा गया? तो ये हो जाएगा जनरल पर्पस। जनरल पर्पस के संक्षिप्त रूप से वाहन का नाम जीप रखा गया। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन पंडित बाल गंगाधर तिलक के हैं। तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता
थे तथा पूर्ण स्वराज की मांग को उठाने वाले पहले नेता भी यही थे। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। अगला प्रश्न है, वन नाशक से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो यह हो जाएगा भूक्षरण। वन नाशक का अर्थ संपूर्ण रूप से किसी क्षेत्र को वृक्षों से विहीन करना और वन क्षेत्र को अन्य कार्य हेतु उपयोग में लाना। वन विहीन क्षेत्र में भूक्षरण, मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। व्याख्या, 1974 में प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जा रहा है। वर्ष 2019 की थीम बीट एयर पॉल्यूशन है। इस बार डिबेट की मेजबानी चीन ने की है। विश्व पर्यावरण दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा बढ़ावा दिया जाता है और 2020 के लिए कोलंबिया विश्व पर्यावरण की मेजबानी करेगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम जैव विविधता है। अगला प्रश्न है, भारत में गन्ने के उत्पाद का सबसे बड़ा राज्य क्या है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पाद देश है। भारत में गन्ना उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तथा अन्य उत्पादक राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब तथा हरियाणा है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक गन्ना उत्पादक राज्य है। भारत में निम्न में से किसका अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो आपका पेट्रोलियम उत्पादन का। भारत में सर्वाधिक निर्यात रिफाइंड पेट्रोलियम का होता है। भारत में 2014 से 2015 में पेट्रोलियम उत्पाद 18% तथा 53.9 मिलियन डॉलर मूल्य के निर्यात किए गए। FDI अपने साथ शेयर पूंजी लाता है, लेकिन यह नहीं हथियार और गोला बारूद। इसमें सही हो जाएगा। इसमें दिया है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के द्वारा कोई भी बाहरी देश की कंपनी किसी भारतीय कंपनी में पैसा लगा सकती है तथा वित्तीय स्थिरता, प्रौद्योगिकी तथा नए रोजगार पैदा कर सकती है, परंतु यह हथियार तथा गोला बारूद नहीं ला सकती। अगला है आपका, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कौन है? तो ये हो जाएगा नारायण मूर्ति। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी का पितामह नारायण मूर्ति को कहा जाता है। ये प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के संस्थापक और जाने माने उद्योगपति हैं। इनका जन्म 1946 में मैसूर में हुआ था तथा उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग तथा IIT कानपुर से MTech की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? तो ईमेल का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये डाक सेवा के बिल्कुल समान होता है। इसमें टू मतलब पाने वाले का पता CC करके लिखा जाता है, तो कॉर्बन कॉपी सब्जेक्ट जिस विषय पर मेल लिखा जाता है, और बॉडी में हो जाएगा ईमेल के लिए रिपोर्ट नंबर 25 SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, सामान्य इनपुट स्ट्रीम से पूर्णांक डेटा निवेश इनपुट करने के लिए उपयोग में आने वाली स्कैनर क्लाइड की पद्धति है। ये आपका हो जाएगा बाइट स्ट्रीम। सामान्य इनपुट स्ट्रीम से पूर्णांक डेटा निवेश इनपुट करने के लिए उपयोग में आने वाली पद्धति को बाइट स्ट्रीम कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 में स्कॉटलैंड में जनमत संग्रह किस विषय पर हुआ था? तो ये आपका UK से अलग होने के लिए हुआ था। 18 सितंबर 2014 को UK से अलग होने के मुद्दे पर स्कॉटलैंड में एक जनमत संग्रह कराया गया।
स्कॉटिश जनता ने 55.3% वोट स्वतंत्र नहीं होने के पक्ष में दिया था। भारतीय मंगल मिशन मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? ये आपका श्रीहरिकोटा से किया गया। 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के द्वारा भारतीय मंगलयान का परीक्षण किया गया था। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावित नहीं है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू व कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश में लागू हुआ, जबकि 20 मार्च 2009 को जम्मू व कश्मीर में सूचना का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर आधारित है। मुख्य चुनाव आयुक्त की पदावधि है पूरी होने तक 5 वर्ष हो जाएगा। व्याख्या, मुख्य चुनाव आयुक्त की पदावधि 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तक होती है। मुख्य सूचना आयुक्त की पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। 7 नवंबर 2020 को यशवर्धन सिन्हा को भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त किया गया। उन्होंने बिमल जुल्का का स्थान ग्रहण किया। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये आपका हो जाएगा नागौर, राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण था। अगला प्रश्न है, 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? तो ये हो जाएगा चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण लिए थे वापस। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य रोलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करना था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में भीड़ द्वारा हिंसात्मक घटना से उन्हें आंदोलन वापस लेना पड़ा। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? ये आपका 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई। मिशन का उद्देश्य वर्ष 2014-19 के मध्य भारत को स्वच्छ बनाकर 2019 में गांधी जी की 150वीं जयंती मनाए जाने तक उनके स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करना है। अगला, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो ये 12 अक्टूबर 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। इस समय भारत के राष्ट्रपति अबुल कलाम थे। महिलाओं की सहायता हेतु गौरवी केंद्र किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याख्या देख लेते हैं। महिलाओं की सहायता हेतु प्रथम गौरवी केंद्र भोपाल, मध्य प्रदेश 16 जून 2024 को प्रारंभ किया गया। इसका शुभारंभ आमिर खान ने किया। यह OSCC के तहत स्थापित गौरवी केंद्र मध्य प्रदेश सरकार एवं एक्शन एड NGO की संयुक्त योजना है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? ये आपका हो जाएगा 2006 में। कब हो जाएगा? 2006 में लागू हुआ था। घरेलू हिंसा अधिनियम वर्ष 2005 में लागू हुआ तथा 26 अक्टूबर 2005 को इसे जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में लागू किया गया। इस अधिनियम में 5 अध्याय व 37 धाराएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिंगल नेटवर्क है? ये हो जाएगा लैन। लोकल एरिया नेटवर्क लैन का फुल फॉर्म है एक छोटा
सिंगल नेटवर्क है जो सीमित स्थानों जैसे ऑफिस या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कंप्यूटर तथा बाह्य उपकरणों को सर्वर के साथ जोड़ा जाता है। वर्ष 2016 का ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता था। वर्ष 2016 का ऑस्ट्रियन ओपन खिताब पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच सर्बिया तथा महिला एकल में एंजेलिक कर्बर जर्मनी से जीता। जबकि 2017 का पुरुष एकल खिताब रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड तथा महिला एकल में सेरेना विलियम्स अमेरिका ने जीता। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्ष सरकार राज्य द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, बल्कि सभी धर्मों के प्रति राज्य समान भाव रखता है। धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के प्रस्तावना में शामिल किया गया। इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। जीवाणुओं तथा फंगस आदि द्वारा जो वस्तुएं अपने संगठन में टूट जाता है उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जैसे सब्जी, फल, जीवों के मृत शरीर आदि। किंतु मानव द्वारा रसायनों के प्रयोग से निर्मित पॉलीथीन तथा एल्युमिनियम पायल आदि जैव अपघटित पदार्थ नहीं है। अगला है कि जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है धनी है? तो ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से पश्चिमी घाट सर्वाधिक धनी है। यह स्थान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट स्थलों में से एक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 46। मानव शरीर में 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़े या 44 गुणसूत्र सभी में समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, जबकि 23वीं जोड़ी में गुणसूत्र भिन्न होते हैं। ये पुरुष में XY तथा स्त्रियों में XX होते हैं। यही गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं। XX लड़की तथा XY लड़का। Y गुणसूत्र आकार में X से छोटा होता है। भारतीय मृदा में कमी है, तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। सामान्यतः भारतीय मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। अधिकांश भारतीय मृदाओं में नाइट्रोजन की मात्रा 0.03 से 0.07% है, जबकि यूरोपियन तथा अमेरिकी मृदा में यह 0.10 से 0.17% होती है। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है? तो ये हो जाएगा आपका मेघालय। मेघालय हाई कोर्ट ने यह निर्णय किया कि 24 मई 1971 से पूर्व मेघालय में बसने वाले बांग्लादेशी नागरिक भारतीय नागरिक माने जाएंगे। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये हो जाएगा आपका 6 वर्ष। अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा संसद का एक अस्थायी निकाय है। इसका कभी भी पूर्णतः विघटन नहीं होता। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं तथा प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो 1/10 होता है। कोरम का तात्पर्य कि लोकसभा में बैठने से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। यह भारतीय सदन का प्रथम सदन है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है।
व्याख्या देख लेते हैं। राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत 7 अक्टूबर 2002 को की गई थी। यहाँ पे है आपका भाग ब, देखते हैं आप सामान्य हिंदी। हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? तो ये हो जाएगा संस्कृत। हिंदी की आदि जननी भाषा संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृतिक भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुँचती है, फिर अपभ्रंश अवहट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। हिंदी का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है तथा संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का द्वितीय स्थान है। अगला है भाषा की मूल इकाई क्या है? तो भाषा की मूल इकाई ध्वनि हो जाएगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई पद शब्द, पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। जैसे देख लेते हैं, राम शब्द में 2 अक्षर राम एवं 4 वर्ण र, आ, म और अ है। अगला प्रश्न है, चारपाई शब्द है, तो चारपाई शब्द आपका कौन सा है? तो योग रूढ़ है। चारपाई योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो यौगिक होते हुए अपने सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे पीताम्बर, जलज, लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, चारपाई आदि। अगला प्रश्न है, क्षण प्रभा का पर्यायवाची है, तो ये हो जाएगा बिजली। व्याख्या देख लेते हैं। क्षण प्रभा बिजली की पर्यायवाची है। बिजली के अन्य पर्यायवाची चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, विद्युत तथा धनवल्ली है। चालक का तद्भव होगा, तो ये हो जाएगा झरोखा, जालक का तद्भव हो जाएगा झरोखा। व्याख्या देख लेते हैं। तद्भव तत् प्लस भव शब्द का अर्थ है इससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर परिवर्तित होकर बनने शब्द। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो निकले तो संस्कृत से हैं, पर प्राकृतिक अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण अत्यधिक परिवर्तित हो गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। एक तरफ आप देख लेते हैं, संस्कृत है उसमें तत्सम करते हैं, हिंदी को तद्भव माना जाता है। उज्ज्वल का हो जाएगा उजला, कर्पूर का हो जाएगा कपूर, संध्या का हो जाएगा साँझ, हस्त का हो जाएगा हाथ और जालक का हो जाएगा झरोखा। अगला प्रश्न है, संश्लेषण का विलोम होगा, तो संश्लेषण का विलोम क्या हो जाएगा? विश्लेषण हो जाएगा। संश्लेषण का विलोम विश्लेषण। अन्य देख लेते हैं, शब्द और विलोम। संश्लेषण का विश्लेषण हो जाएगा, सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा, सौभाग्य का दुर्भाग्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिया का मूल रूप है, तो क्रिया का मूल रूप धातु हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित होती हैं। जैसे चलना क्रिया में चल धातु है, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है। अगला है फिसलन है, तो फिसलन क्या है? एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा आदि हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आव, त्व, पन, अव, इमा, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। जैसे फिसलन
लालिमा, समीपता, पुरुषत्व। अगला है लाला का अन्य लिंग है तो ये हो जाएगा ललाइन। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों को शब्दों में जोड़ा जाता है जिन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। इसमें देख लेते हैं, जैसे में ई बड़ा तो बड़ी, छोटा तो छोटी हो जाएगा। इन्हीं को दो तो योगी तो योगिनी हो जाएगा। कमल का कमलिनी हो जाएगा। इनका लाला है तो ललाइन हो जाएगा। तेली है तो तेलिन हो जाएगा। आनी, जेठ है तो जेठानी, देवर है तो देवरानी। गायक का अन्य लिंग होगा तो ये हो जाएगा गायिका। लिंग अर्थ के आधार पर कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं। इनका उचित एवं सम्यक प्रयोग करना चाहिए। एक तरफ आपका दिया है पुल्लिंग और एक तरफ है स्त्री। गायक का स्त्री क्या हो जाएगा गायिका। कवि का हो जाएगा कवयित्री। विद्वान का हो जाएगा विदुषी। साधु का हो जाएगा साध्वी। अगला प्रश्न है सही रूप है, इसमें बताना है साहित्यिक कैसे लिखा जाता है तो ये आपका बी वाला सही है। वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। प्रायः अपनी बोली के कारण तथा व्याकरण संबंधित ज्ञान की कमी के कारण अशुद्धियाँ आ जाती हैं, जिसके कारण वर्तनी में भी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। ई का संबंधित अशुद्धियाँ, इसमें देख लीजिए अशुद्ध तो शुद्ध हो जाएगा। साहित्यिक का तो साहित्यिक हो जाएगा। आशीर्वाद, आशीर्वाद ऐसे लिखेंगे, ईश्वर में छोटी नहीं बड़ी ई रहेगा। अगला प्रश्न है सही रूप लिखिए तो इसमें हो जाएगा आपका इकट्ठा ऐसे लिखा जाता है। इसे आप देख लीजिए अशुद्ध शुद्ध एक तरफ है। इकट्ठा को इकट्ठा लिखा जाता है, ना कि ट इसमें है, इसमें ठ हो जाता है। कनिष्ठ का हो जाएगा कनिष्ठ। कुष्ठ का हो जाएगा कुष्ठ। यथेष्ट का हो जाएगा यथेष्ट। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका वाक्य सही वाक्य है तो सही वाक्य आपका हो जाएगा आपकी कृपा पत्र मिला। आपकी कृपा पत्र मिला, नहीं सॉरी इसमें दिया है, इसमें हो जाएगा गलत बोल दिए। आपका कृपा पत्र मिला, ये सही हो जाएगा आपका। आपका कृपा पत्र मिला वाक्य शुद्ध है। अन्य सभी वाक्य गलत हैं क्योंकि पत्र पुल्लिंग है, अतः सर्वनाम तथा सहायक क्रिया भी पुल्लिंग का होगा। अगला प्रश्न है अंजर पंजर ढीले करना क्या हो जाएगा बुरी तरह मारना। अगला है मुहावरा एक तरफ है और अर्थ है, कुछ और मुहावरे हैं देख लेते हैं। अंजर पंजर ढीले करना, बुरी तरह मारना, अंग भरना, लिपट लेना, अंग में अंग चुराना, शर्माना, अड़ियल लट्टू, रुक रुक कर काम करना। अगला प्रश्न है सब्ज बाग दिखाना हो जाएगा लालच देकर उल्लू बनाना। अगला मुहावरा अन्य मुहावरा देख लेते हैं। एक तरफ मुहावरा एक तरफ उसका अर्थ है। सब्ज बाग दिखाना, लालच देकर उल्लू बनाना, सिक्का जमाना, प्रभुत्व जमाना, सितारा चमकाना, भाग्योदय होना, सिक्का भिड़ाना, उपाय करना। पक्षी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य होगा तो इसका कर्मवाच्य आपका पक्षियों से पानी पिया जाता है हो जाएगा। अगला है कि उन्हें व्याख्या देख लेते हैं। वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। वाक्य में 3 भेद होते हैं। कर्तृवाच्य पहला है कि क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, जैसे राम ने दूध पिया, पक्षी पानी पीते हैं। दूसरा है कर्मवाच्य, क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। इसमें है लेख लिखा गया, पक्षियों द्वारा पानी पिया गया। तीसरा है भाववाच्य, क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है, जैसे मुझे पता नहीं चला। अगला प्रश्न है
बेमेल शब्द को चुनिए। तो इसमें बेमेल शब्द क्या हो जाएगा? पराधीन। भवानी, स्वामिनी तथा दात्री तीनों ही स्त्री शब्द का बोध कर रहा है, जबकि पराधीन इससे भिन्न है। कलभ, कलभ का हो जाएगा हाथी का। कलभ किसे कहते हैं? तो हाथी के बच्चे को, हाथी का बच्चा कलभ कहलाता है। मुर्गी का बच्चा चूजा, कुत्ते का बच्चा पिल्ला, भैंस का बच्चा कटाह कहते हैं। अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। तो इसमें हो जाएगा अंतर। इसमें देख लेते हैं व्याख्या इसकी। अर्क का अर्थ अंतर नहीं होता, जबकि सूर्य, मदार तथा रस तीनों ही अर्क के अर्थ है। अगला है रिपोर्टाज का संबंध है। तो ये हो जाएगा पत्रकारिता से हो जाएगा। रिपोर्टाज का संबंध पत्रकारिता से है। रिपोर्टाज का गद्य लेखन एक विधा है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है तथा रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा का शब्द है। रिपोर्ट सामान्यतः समाचार पत्र के लिए लिखी जाती और उनमें साहित्यिकता नहीं होती है। निर्देश, प्रश्न 72 से 73 तक के उत्तर हेतु उचित विकल्प का चयन कीजिए। रस्सी को सांप समझ लेना क्या है? ये हो जाएगा भ्रम हो जाएगा आपका। रस्सी को सांप समझ लेना अर्थात व्यक्ति रस्सी को ही सांप मान लेता है, तो भ्रम की दशा को दर्शाता है, जबकि संदेह होने की स्थिति में दुविधा बनी रहती है। अगला प्रश्न है, वाय में बड़े व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो उन्हें हम ज्येष्ठ कहते हैं। वाय में बड़े व्यक्ति को ज्येष्ठ कहते हैं, जबकि जो पूजा करने योग्य उसे पूजनीय तथा जो पद, उम्र आदि की दृष्टि से औरों से अपेक्षाकृत छोटा हो तो उसे कनिष्ठ कहते हैं। अगला प्रश्न है, फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी कच्छ के बिना न जी सकी, यह निश्चित है। क्या है? उपमा हो जाएगा इसमें। उपमा अलंकार समान अर्थ, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी कच्छ के बिना न जी सकी, यह निश्चित है पंक्ति में उपमा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोन गात, मनो नीलमति शैल पर आतप परया प्रभात। ये क्या हो जाएगा आपका? कौन सा अलंकार है? तो ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बोध शब्द मानो, मनहु, जानो, जनहु, ये सब जहाँ पे आ जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे सोहत ओढ़े पीत पत श्याम सलोन गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मनो आ गया। तो सुख मानो चंद्र, यहाँ पे भी आपका मानो आ गया। अगला प्रश्न है, रासो चरित्र काव्य है और इसकी रचना राकस शैली में हुई है, यह कथन है। तो ये कथन आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि रासो रचित काव्य और उसकी रचना रासक शैली में हुई है। हीरामन सुआ का उल्लेख आता है, तो ये आपका हो जाएगा पद्मावत में हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हीरामन सुआ का उल्लेख पद्मावत में आता है। सुआ का उपयोग कथात्मक प्रतीक के रूप में संस्कृत साहित्य से ही होता आ रहा है, लेकिन यह हीरामन है, इसका प्रचलन अपभ्रंश से दिखाई पड़ता है। करकंड चरित्र में पहली बार हीरामन सुआ के नाम से सुनाई पड़ा था। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो ये हो जाएगा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्ण दास हैं। बरिया बीती बल गया, अस बुरा कमाया,
हरी जिन छाड़े हाथ थे दिन नेड़ा आया। ये किसकी पंक्ति है? तो ये आपका कबीरदास की पंक्ति है। जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बसने आई। यह क्या है? कौन सा अलंकार आते हैं? इसमें हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। उक्त पंक्तियों में श्लेष अलंकार है जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है लेकिन उसके कई अर्थ निकलते हैं तो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। प्रश्नगत पंक्तियों में धनीभूत शब्द से दो अर्थ निकल रहा है। पहला अर्थ है मनुष्य के मन में कुछ समय से इकट्ठी पीड़ा जो आंसू के रूप में बाहर निकलती है। दूसरा अर्थ है बादल जो कुछ दिनों से पानी को इकट्ठा कर रहे, वे उसे अब बरसा रहे हैं। अंग्रेजी रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी हो जाएगा आपका स्वच्छंदतावाद हो जाएगा। स्वच्छंदतावाद शब्द रोमांटिसिज्म का पर्याय है। स्वच्छंदतावाद कला, साहित्य तथा बौद्धिक क्षेत्र का एक आंदोलन था जो यूरोप में 18वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुआ। 1800 से 1850 तक के काल में यह चरमोत्कर्ष पर था। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रभाव 20वीं सदी के दूसरे दशक में छायावादी कविता के रूप में सामने आया। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का जिक्र सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल के विख्यात ग्रंथ हिंदी साहित्य में मिला। अगला प्रश्न है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कृत पतंजलि की कृति है। ये हो जाएगा आपका चिदंबरा। 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ से सम्मानित हिंदी के प्रथम कृति पतंजलि चिदंबरा है। अगला है भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थक प्रवर्तक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा 1912 से 2000 आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक एवं कवि थे। व्यवसाय में अंग्रेजी के प्रोफेसर, दिल से हिंदी के प्रकांड पंडित और महान विचारक थे। वे भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा पर समालोचना के समर्थक प्रवर्तक थे। 1970 में उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1992 में व्यास सम्मान से नवाजा गया। अगला है हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजभाषा की भाषा। जो भाषा राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। राजभाषा संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय युग का समय है तो भारतीय युग का समय 1850 से 1900 तक है। भारतीय युग का समय 1850 से 1950 ईस्वी। भारतीय युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया। भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी ठाकुर, जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण दास आदि हैं। अगला प्रश्न है हिंदी रेखा चित्र का विकास है तो 1936 के बाद हुआ था। साहित्य में जिसे रेखा चित्र कहते हैं उसमें भी कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का अंकन किया जाता है। इसे शब्द चित्र भी कहते हैं। हिंदी रेखा चित्र का विकास 1936 के बाद हुआ। निर्देश में देख लेते हैं इसमें क्या करना है हमें। परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
कभी कभी देश की ऐसी हालत हो जाती है कि सरकार को अधिक सिक्का जारी करना पड़ता है। जब पिछला युद्ध आरंभ हुआ था तब युद्ध संबंधित कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 1 करोड़ रुपए के करोड़ों नोट जारी किए। इससे कागजी सिक्के का अधिक चलन हुआ। युद्धकालीन स्थिति में अधिक माल उत्पन्न करना जरूरी हो जाता है। अधिक योद्धाओं और विशेषज्ञों को तैयार करना पड़ता है। बाहर से बहुत सी चीज़ें मंगवानी पड़ती है। इसके लिए अधिक पैसे खर्च होते हैं, पर इसका हिसाब लगाना मुश्किल हो जाता है कि युद्ध की सफल समाप्ति के लिए कितने अधिक रुपए के नोट जारी करने होंगे। इससे आवश्यकता के अधिक सिक्का जारी हो सकता है। तब सिक्के की सप्लाई मांग से अधिक होती है। ऐसे में सिक्के का मूल्य गिर जाता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। इस दशा को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति की दशा में देश को संभालना बहुत मुश्किल है। जब तक देश की जनता एकजुट होकर इसका सामना नहीं करती तब तक यह मिटेगी नहीं। इसमें प्रश्न अब कर लेते हैं कि देश अधिक सिक्का कब जारी करता है। तो ये देश में युद्ध जैसी गंभीर परिस्थितियां हो। व्याख्या है, युद्ध जैसी गंभीर परिस्थितियों में अधिक माल उत्पन्न करना जरूरी हो जाता है, अतः अधिक सिक्का जारी करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति क्या है। तो यह कृत्रिम रूप से मुद्रा से के प्रचलन का बढ़ना। अगला है, जब कृत्रिम रूप से आवश्यकता से अधिक सिक्का जारी हो जाता है तब सिक्के की सप्लाई मांग से अधिक हो जाती है। ऐसे में सिक्के का मूल्य गिर जाता है तथा हर चीज़ महंगी हो जाती है। इसी व्यवस्था को मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला प्रश्न है, पैसों के खर्च का हिसाब रखना सरकार को कब मुश्किल हो जाता है। तो कब मुश्किल हो जाएगा आपका योद्धाओं और विशेषज्ञों की तैयार करने में और बाहर से चीज़ें मंगवाने में। अगला प्रश्न दिया गया है परिच्छेद आधारित है, तो ये हो जाएगा अर्थशास्त्र पे। चूँकि दिया गया प्रतिच्छेद पूंजी तथा मुद्रास्फीति से संबंधित अतः अर्थशास्त्र पर आधारित है। अगला प्रश्न है 91 से 92 में बताना, पंक्तियों में छंद बताइए। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कौशल। इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका दोहा है। उपयुक्त पंक्तियों में दोहा छंद है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरणों प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं तथा सम चरण द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों के आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए तथा सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। शून्य सिय सत असीम हमारी, पूजही मन कामना तुम्हारी। ये है चौपाई। क्या हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा। उपयुक्त पंक्ति में चौपाई छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगड़ और तगड़ का आना अर्जित है। यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है। बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है। तो ये आपका हो जाएगा कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि तथा समाज सुधारक थे। इनका जन्म लहरतारा काशी वाराणसी में हुआ था। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग साखी, शबद तथा रामायणी है। अगला प्रश्न है, आशु किसका प्रमुख काव्य है। ये है जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद हिंदी नाट्य जगत और कथा साहित्य के प्रमुख लेखक थे। इनका जन्म 30 जनवरी 1989 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी, महाकाव्य, आशु, लहर, झरना, चित्रधारा, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त एवं एक घूट, विशाख, अजातशत्रु, छाया, आकाशदीप, आंधी, तितली, कंकाल आदि हैं। अगला प्रश्न है 95 से 96 दी गई में रस बताना है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। तो ये आपका हो जाएगा करुण रस।
किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह अथवा इच्छित वस्तु की अप्राप्ति से उत्पन्न होने वाले शोक आदि भाव के सम्मिश्रण को करुण रस कहते हैं। अर्थात शोक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की दशा प्राप्त होती है। अतः दी गई पंक्ति में करुण रस है। अगला प्रश्न है आपका, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्र पुकारती। इसमें क्या हो जाएगा आपका, कौन सा रस है? तो ये हो जाएगा आपका वीर रस। प्रयुक्त पंक्ति में वीर रस है, जिसका काव्य को पढ़ने से मन में उत्साह नामक अस्थायी भाव की जागृत होती है, उसे वीर रस कहते हैं। इसका अस्थायी भाव उत्साह है। यहाँ पे बता, निम्नलिखित पंक्तियों में से संबंध प्रश्न 97 से 98 के अनुसार उत्तर दीजिए। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन में कौन सा अलंकार है? ये आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। कमल नयन में रूपक अलंकार है। जहाँ पर उपमेय को ही उपमा का रूप दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। कवि के शब्दों में उपमेय उपमान जहाँ एक रूप कहा है। कमल नयन में नयन को कमल स्वीकार किया जाता है। रेखांकित पंक्ति में अलंकार है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। रेखांकित पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान से विभिन्नता होते हुए भी उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार के वाचक शब्द मनु, जनु, मानो, जानो जहाँ पे भी दिख जाए तो वहाँ पे हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें आपको 99 से 100 के अनुसार उत्तर दीजिए। ठीक है। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। इसमें बताना है आपको कि उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। प्रयुक्त पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। जहाँ किसी निर्जीव वस्तु या प्रकृति को सजीव रूप में वर्णित किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, दिवसावसान का अर्थ है, तो ये हो जाएगा संध्या। दिवसावसान का सही अर्थ है संध्या। अन्य सभी विकल्प अर्थ दृष्टि से संगत है। ठीक है दोस्तों, आपका कंप्लीट हो गया ये 2017 का। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।